बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है बायो, दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, अक़साम। इसको हम आसानी से कुछ यूँ डिफाइन कर सकते हैं, वैरायटी विद इन स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। मतलब कि जो स्पीशीज है, स्पीशीज की वैरायटी। अब यहाँ पर एक वर्ड है स्पीशीज जो कि इस्तेमाल हुआ है। स्पीशीज कहते किसको है? स्पीशीज हम कह सकते हैं एक किस्म के जानदारों का ग्रुप है। ऐसा ग्रुप है जिसमें वो जानदार आपस में कुदरती तौर पर इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, जिनसी तौलीद कर सकते हैं, शादियां कर सकते हैं और अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। उस ग्रुप को कहा जाता है स्पीशीज कहा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी वैरायटी है स्पीशीज की वैरायटी, और फिर स्पीशीज के अंदर जो जानदार हैं उन जानदारों की वैरायटी को कहा जाता है किसी भी इलाके में, दुनिया के किसी भी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन में पाई जाने वाली स्पीशीज की वैरायटी को कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी में दो टर्म्स आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं, एक फाना है, दूसरा फ्लोरा है। फाना कहा जाता है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इन एन एरिया, और फ्लोरा कहा जाता है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया। मतलब किसी जगह पर जो जानवरों की वैरायटी है उसे उस जगह का फाना कहते हैं, और जो प्लांट्स की पौधों की वैरायटी है उसे उस जगह का फाना कहा जाता है। अब दुनिया में अगर आप देखें डिफरेंट जो है रीजन्स हैं, वहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं, मुख्तलिफ अक़साम के जानदार वहाँ पर पाए जाते हैं। अब एक जानदार जो दुनिया के एक इलाके में है, अब वही जो स्पीशी है दूसरे इलाके में क्यों नहीं है, उसकी कुछ वजूहात होती हैं। क्योंकि ये जो फाना और फ्लोरा है, पौधे और जो जानवर हैं, ये किसी एरिया के कुछ फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। अब वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? वो फैक्टर्स उनमें एक है क्लाइमेट, आबोहवा वहाँ की कैसी है, दूसरा है सॉइल, वहाँ की मिट्टी कैसी है, तीसरा है एल्टीट्यूड, वहाँ की ऊंचाई कैसी है, चौथा है प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, वहाँ पर दूसरी कौन कौन सी स्पीशीज हैं। ये जो चार नाम हैं, इनमें प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज मतलब दूसरी किस्म के जानदार, ये तो जानदार हैं। बाकी ये जो तीन है ये क्या है? ये नॉन लिविंग है। मतलब कि जो फाना और फ्लोरा है किसी भी इलाके में जानदारों पे भी डिपेंड करता है, और साथ साथ वहाँ का जो नॉन लिविंग एरिया है, जो नॉन लिविंग हिस्सा है, उस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ। अगर हम स्पीशीज को देखें कि दुनिया में इसकी जो कि तकसीम है वो किस तरह से है, तो दुनिया में अगर आप देखें तो तीन किस्म के इलाके हैं। एक ट्रॉपिक्स है, दूसरा टेम्परेट है, तीसरा पोलर है। ट्रॉपिक्स कहते हैं ऐसे एरिया जहां पर सर्दियां सर्द होती हैं, गर्मियां गर्म होती हैं, उन्हें ट्रॉपिक्स कहा जाता है। ट्रॉपिक्स में स्पीशीज की तादाद सबसे ज्यादा होती है। दूसरा है टेम्परेट, जहां पर मौसम सारा साल तकरीबन एक जैसा रहता है, वहां पर स्पीशीज की तादाद ज्यादा होती है, मगर ट्रॉपिक्स के मुकाबले में कम होती है। और तीसरा है पोलर, जहां पर मौसम सारा साल सर्द रहता है, शदीद सर्दी होती है, वहां पर स्पीशीज बहुत कम तादाद में पाई जाती है। अब इसके बाद जो है जो कि बायोडाइवर्सिटी मतलब इतनी किस्म के जानदार हैं, कहा जाता है कि जानदार जो दुनिया में पाए जाते हैं तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा जानदार, 10 मिलियन प्लस एनिमल्स जो कि ऑर्गेनिजम्स की टाइप हैं जो कि पाई जाती हैं। मगर साइंटिस्ट कितनों के बारे में जानते हैं? साइंटिस्ट जानते हैं ऑलमोस्ट 1/3 के बारे में जानते हैं, जिनका हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, और बकिया जो है अभी अनडिस्कवर्ड है। अब इतनी किस्म के जानदारों का फायदा क्या है, मतलब कि इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, क्या इसकी अहमियत है?
इसके अगर हम अहमियत की बात करते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये सोर्स ऑफ फूड है फॉर ह्यूमन, इंसानों के लिए खुराक का जरिया है। हमारे पास डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। हमारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स में हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज में हमारे पास जो है फ्रूट्स पाए जाते हैं, फ्रूट्स को खा सकते हैं। वेजिटेबल्स हैं उनको खा सकते हैं। बहुत सारी जो चीजें हैं प्लांट मटेरियल उसको हम खा सकते हैं एज अ फूड। इसके अलावा है हमारे पास जो एनिमल्स हैं, हमारे पास एनिमल्स की वैरायटीज हैं। हम एनिमल्स में मीट को देखें तो मीट में हम चिकन खा सकते हैं, मटन है, बीफ है, फिर इन सब में जो है डिफरेंट वैरायटीज हैं जिनको हम खा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये इंसान की खुराक का एक अहम जरिया है, बहुत अहम है। दूसरा है सोर्स और ड्रग्स। बहुत सी अद्वियात ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो पौधों से हासिल होती हैं, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी से हासिल की जाती हैं। जैसे कि जड़ी बूटियां होती हैं वहां से हासिल की जाती हैं। इसी तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है ये सोर्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब कि ऐसी चीजें जो इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करती हैं और एक प्रोडक्ट बनाती हैं। मिसाल के तौर पर हम कपास हासिल करते हैं, कपास कहाँ से लेते हैं? वो हम लेते हैं पौधों से। अब इंडस्ट्री उसको लेती हैं, फिर उससे जो है धागा तैयार करती हैं, फाइबर तैयार करती है। इस तरह से वो सारे कलर्स हैं जो कि डाइज हैं, रेजिन्स हैं, गम्स हैं, एडेसिव, ये तमाम के तमाम पौधों से हासिल होते हैं। इसके अलावा है जो कि बायोडाइवर्सिटी बहुत अहम किरदार अदा करती है इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम को बनाने में और इकोसिस्टम को मेंटेन करने में इसका अहम किरदार है। कि इकोसिस्टम किसे कहा जाता है? इकोसिस्टम जो है दरअसल कह सकते हैं ये इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन सिस्टम्स जो कि इंटरेक्शन है जिसमें दो लिविंग कम्युनिटीज और एबायोटिक जो कि फैक्टर्स हैं इन दोनों का इंटरेक्शन है। अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग कम्युनिटीज and abiotic factors of the environment in an environment is called ecosystem। मतलब एक ही जगह में जो कि डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और साथ साथ जो है जो बेजान चीजें हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। आपस में फूड लिंक होता है, खाने पीने का लिंक होता है। दूसरा जो है जो माहौल के साथ है, माहौल के साथ हवा है, हम हवा हासिल करते हैं, हवा लेते हैं जो कि सूरज है, जो कि जहाँ से लाइट मिलती है। ये जो है इंटरेक्शन होता है लिविंग का नॉन लिविंग के साथ। इस सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम को बनाने में, इसको मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी अहम किरदार अदा करती है। अब इसमें जो है इसका जो अहम किरदार है वो क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये रेगुलेट करती है केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी आबो हवा है, इसकी केमिस्ट्री को जो कि बायोडाइवर्सिटी है ये रेगुलेट करती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ हम जानदार जो है क्या करते हैं, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में देते हैं। तो फिर अगर ऐसा ही होता रहे तो हवा में जो ऑक्सीजन कम होती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ती जाएगी। मगर एट द सेम टाइम पौधे क्या कर रहे हैं? पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो खारिज करते हैं। अब जो है लास्ट पॉइंट इसका है वो है कि ये रिसाइकलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बायोडाइवर्सिटी है ये रिसाइकलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि मिसाल के तौर पर होता क्या है कि जानदार की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद क्या करते हैं? जानदार को दफना देते हैं। तो होता क्या है कुछ अरसे के बाद उसका जो मैस है वो जमीन का हिस्सा बन जाता है। होता क्या है कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डिकम्पोजर्स उस मैस को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में जो कि मिट्टी में शामिल हो जाते हैं, जिससे जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है और जो कि ज़मीन है वो फर्टाइल हो जाती है। इस तरह से जो है ये ज़मीन जो है फर्टाइल ज़मीन प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि रिसाइकलिंग करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। इसके बाद हमने डिस्कस करना है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को। आज हमने डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन अगर हम करें तो हम कहते हैं कि ये मेथड है,
ऐसा मेथड है जिसके जरिए से बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को तकसीम करते हैं छोटे बड़े ग्रुप्स में, और किस बुनियाद पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो क्लासिफिकेशन है, दरअसल मेथड इन विच या बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स क्या होते हैं और सब ग्रुप्स क्या होते हैं, छोटे बड़े ग्रुप में तकसीम करने से क्या मुराद? मिसाल के तौर पर हम जो है जंगल में जाते हैं, वहाँ पर बेबहा जानवर हैं, वहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं, हमसे कहा जाता है कि आप इनकी क्लासिफिकेशन करें। तो हम वहाँ देखते हैं वहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि 4 पाँव वाले हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके 2 पाँव हैं। तो हम मिसाल के तौर पर हम जो है क्या करते हैं कि हम इनको तकसीम, इसको डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप बंदी कर देते हैं। हमने एक ग्रुप बना लिया जिसमें हमने ऐसे जानदार रखे जिनकी 2 टांगे हैं, और हमने दूसरा ग्रुप ऐसा बना लिया उसमें हमने ऐसे जानदार रखे जिनकी 4 टांगे हैं। अब फिर ये तो हो गए ग्रुप्स जो कि हमने जो टांगों की बुनियाद पर जो है उसको जो है हमने ग्रुप बंदी कर दी। अब हम कहते हैं कि अब जो ग्रुप है, ग्रुप में फिर सब ग्रुप, छोटे ग्रुप, मतलब कि हमने कहा 2 टांगों वाले जानवर। अब 2 टांगों वाले जानवर में फिर हम आ जाते हैं कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो कि उड़ते हैं, जो कि फ्लाई करते हैं। अब ये जो है एक ग्रुप में एक और छोटा ग्रुप आ जाता है। इस तरह से जो है हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर सुन ले, जो क्लासिफिकेशन है इज अ मेथड इन विच या बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब उनमें खुसूसियात में मुशाबहत और इख्तिलाफात की बुनियाद पर उनको छोटे बड़े ग्रुप्स में तकसीम करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब सवाल ये है कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है, मतलब क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, उसका मकसद क्या है, एम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? अब देखिए इतने ज्यादा जानदार हैं, बेबहा जानदार हैं, कहा जाता है ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, और 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। मतलब 15 लाख जानवर और 5 लाख पौधे जो हैं इनके बारे में हम जानते हैं। अब इन सब को अलग अलग स्टडी करना बहुत मुश्किल है, इस वजह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका एक मकसद ये है कि हम क्या करते हैं, टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम जो है जानदारों के दरमियान में जो सिमिलैरिटीज है और जो डिफरेंसेस हैं उनका तयन करते हैं, सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली, ताकि उनका मुताला आसान हो सके, उनकी स्टडी आसान हो सके। तो हम क्या करते हैं, जब ग्रुप बन जाता है तो ग्रुप में उनको स्टडी करना निहायत आसान हो जाता है, बजाय कि हम तमाम जानदारों को बारी बारी स्टडी करें। जो उनमें कॉमन फीचर्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को स्टडी करते हैं। इस तरह से हम एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की स्टडी से पूरे ग्रुप को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा जो मकसद है वो क्या है, टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, कि जानदारों के दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इर्तिकाई रिश्ता क्या है। मतलब कि कहा जाता है कि एवोल्यूशन हुई है, एवोल्यूशन कहते हैं ग्रेजुअल चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जानदार में होने वाली आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां, जिससे जो है तब्दीलियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं, इतनी ज्यादा वक्त के साथ साथ कि एक नई स्पीशीज जो है वजूद में आ जाती है। तो सवाल यहाँ जो है, क्योंकि रिलेशनशिप है कि कौन सी स्पीशीज किस स्पीशीज से वजूद में आई है और कौन सी जो है एक साथ वजूद में आई है। तो इस तरह से हम ये काम भी जो है, इसके जो हमारा एम है क्लासिफिकेशन का, उसी में शामिल है, टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। अब उसके बाद फिर आ जाते हैं टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स। ये 2 ब्रांचेस हैं जो कि साइंस की, बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस जिनका ताल्लुक क्लासिफिकेशन से है, नोमेनक्लेचर से है और साथ साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से है। टैक्सोनॉमी इसे कहा जाता है, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी
that deals with the study of classification and nomenclature। अब हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं that deals with the study of groups and subgroups and nomenclature। और दूसरा है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक इज आल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें हम जो है टैक्सोनॉमी में दो काम करते हैं, एक क्लासिफिकेशन का, दूसरा नोमेनक्लेचर का। जबकि सिस्टमैटिक्स में हम काम करते हैं क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम उसका इर्तिकाई रिश्ता भी मालूम करते हैं कि ये स्पीशीज किन दूसरी स्पीशीज से वजूद में आई है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि जब भी हम जानदारों को क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफाई करने का जो मेन जो उसका जो हमारे पास वजह होती है, जो बेस होती है, वो होती है, हमने कहा था सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, मतलब मुशाबिहत और इख्तिलाफात। अब मुशाबिहत और इख्तिलाफात किन में देखे जाते हैं? तो जो मुशाबिहत और इख्तिलाफात हैं कुछ करैक्टर्स हैं, करैक्टर्स में देखे जाते हैं। अब वो कौन कौन से करैक्टर्स हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की इसकी बेसिस क्या है? इसकी बेसिस है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब कि एक स्पीशीज का एक किस्म के जानदारों का दूसरी किस्म के जानदारों के साथ क्या ताल्लुक है, क्या उसका रिश्ता है। तो फिर जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप्स कहां से आते हैं, कैसे मिलते हैं? सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टर्स, ये हमें मिल जाते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं जानदारों में उनके अंदर सिमिलैरिटीज की बुनियाद। अब कैरेक्टर्स कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं? एक है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हम उसकी बैरूनी साख को देखते हैं कि वो बाहर से हमें कैसे नजर आता है। अब इसको हम मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। दूसरा है इंटरनल स्ट्रक्चर, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, मतलब एनाटॉमी को हम जो है साथ रखते हैं। तीसरा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं। एक जानदार जो है हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से एक स्पर्म और एग के मिलने से जाइगोट, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो और मुकम्मल जानदार बनता है। फिर उसकी बर्थ और बर्थ के बाद उसकी डेथ तक ये जो तब्दीलियां आती हैं, ये जो चेंजेस आती हैं, इन्हें डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। तो साथ साथ हम उसकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को भी देखते हैं। तो फिर और लास्ट में अब जो एक मजीद जो एक चीज और ऐड कर दी गई है वो है स्टडी ऑफ डीएनए। हम जो डीएनए है उसको भी देखते हैं, जिसका डीएनए सिमिलर होता है उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, जिनका डीएनए जो है डिसिमिलर होता है उनको जो है डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है। इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम देखते हैं, जिनमें सिमिलैरिटीज देखते हैं। जिनमें सिमिलैरिटीज पाई जाएं उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, जिनमें सिमिलैरिटीज जो है पाई जाती हैं मगर वो फिर भी जो है दो डिस्टेंट के रिलेशन है उनको हम अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आपसे कि एक स्पैरोस है, एक पैरट है और एक इंसेक्ट है। तो हम जो है अगर आपसे पूछूंगे इन तीनों में से बताएं कौन जो है आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, तो आप जाहिर सी बात आप कहेंगे स्पैरोस और पैरट आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। और अगर मैं कहूं कि स्पैरोस और इंसेक्ट जो है इसके बारे में क्या ख्याल है, तो आप कहेंगे कि नहीं, उनका जो है उस दोनों के मुकाबले में, स्पैरोस और पैरट के मुकाबले में जो उनका रिलेशन है वो डिस्टेंटली लगता है। उसकी वजह क्या है? बिल्कुल सेम उसके जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं, उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको देखते हुए जो है आप ये बात आसानी से कर सकते हैं कि स्पैरोस और पैरट क्लोजली रिलेटेड हैं, जबकि इंसेक्ट जो है इनके साथ रिलेट करते हैं मगर वो डिस्टेंटली रिलेटेड करते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टैक्सा, किसे कहते हैं टैक्सोन। टैक्सोन जो है ये ग्रुप है, कैटेगरी है, जिसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं। उन ग्रुप्स को कहा जाता है टैक्सा। द ग्रुप्स, द कैटेगरीज in which organisms are classified are called taxa, उसे टैक्सा कहा जाता है।
अब टैक्सा जो है, टैक्सा कौन कौन से यहाँ पर हमारे पास टैक्सा है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये सब के सब टैक्सा हैं। अब जो टैक्सा है इसके बाद है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं टैक्सा फॉर्म लैडर। जो टैक्सा है ये लैडर बनाते हैं, मतलब कि जो उनकी तरतीब है छोटे से बड़े की तरफ या कह लें बड़े से छोटे की तरफ, जो तरतीब है इस तरतीब को कहा जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है। और जो कि इसमें सबसे बड़ा टैक्सोन है दैट इज द किंगडम, वो किंगडम है। किंगडम किसे कहा जाता है? किंगडम हम कह सकते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड किंगडम्स। उन्हें किंगडम्स कहा जाता है। ये सबसे बड़ा ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप है। उसके बाद फिर किंगडम जो है ये डिवाइड करते हैं, इनकी डिवीजन से फाइलम बनते हैं। फिर जो फाइलम है, फाइलम की डिवीजन से क्लास, क्लास की डिवीजन से ऑर्डर, ऑर्डर की डिवीजन से फैमिली, फैमिली की डिवीजन से जीनस और जीनस की डिवीजन से स्पीशीज। हम ये कह सकते हैं कि एक जैसी स्पीशीज मिलकर जीनस बनाती हैं, एक जैसी जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं, एक जैसी फैमिलीज मिलकर जो है ऑर्डर, इस तरह से ऑर्डर से क्लास, फाइलम और किंगडम जो है ये बनते हैं। और दरअसल ये जो है ये एक उसकी पूरी उसके जो प्लेसमेंट है वो होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि हम जो है कहाँ पे रहते हैं, दुनिया के किस हिस्से में रहते हैं, तो हम सबसे पहले आता है वो प्लैनेट्स। हमारा प्लैनेट कौन सा है? दैट इज द अर्थ। फिर उसके बाद जो है प्लैनेट के अंदर जो है फिर आ जाते हैं हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा है? दैट इज द एशिया। फिर आ जाते हैं कि कॉन्टिनेंट में हमारा कंट्री कौन सा है? कंट्री है हमारा पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान में हमारा जो है प्रोविंस कौन सा है? वो है पंजाब। फिर पंजाब में हमारा सिटी कौन सा है? वो है मुल्तान। इस तरह से जो है ये प्लैनेट हो गया है, कॉन्टिनेंट हो गया है। ये समझ लें कि जो है ये टैक्सोन है। इस तरह से जो है फिर जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की भी इसी तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है। अब यहाँ पर इंसान की क्लासिफिकेशन जो है वो दी गई है। इंसान का जो किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम कोर्डेटा है, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनाइडी, जीनस होमो, स्पीशीज होमो सैपियंस। इसके साथ यहाँ पर आपकी बुक में एक क्लासिफिकेशन है पी प्लांट की भी है, वो आप उसको खुद जो है उसको देख लेंगे, उसको याद करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ये अक्सर जो है ये एग्जाम में भी आई होती है। अब अगर हम देखें इस ग्रुप में क्लासिफिकेशन में जो सबसे छोटा ग्रुप है वो है स्पीशीज। तो स्पीशीज को हम क्या सकते हैं? द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा ग्रुप है। स्पीशीज को हम कुछ यूं डिफाइन करते हैं, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जानदारों का ग्रुप है, एक जैसे जानदारों का ग्रुप दैट कैन इंटरब्रीड, जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, जिनसी तौलीद कर सकते हैं, शादियां कर सकते हैं, अमंग देमसेल्व्स आपस में नेचुरली कुदरती तौर पर, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और पैदा करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, बारहवर बच्चे। मतलब जब वो बड़े होंगे वो शादी करेंगे, वो भी अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। और एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो रिप्रोडक्टिवली दूसरी स्पीशीज के मेंबर से डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, उनसे जो है ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मगर फिर भी देखा गया है कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि आपस में ब्रीड कर जाती हैं। तो ऐसी ब्रीडिंग जो दो अलग स्पीशीज के दरमियान में, अलग स्पीशीज के मेंबर्स के दरमियान में होती है, उसे क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। पेरिकीस की ब्रीडिंग होती नहीं है। दूसरा जो है अगर हो जाती है तो उससे जो है बेबी पैदा नहीं होता है, और अगर बेबी पैदा भी हो जाता है, अगर बेबी पैदा भी हो जाता है तो उससे जो बेबी पैदा होता है वो इनफर्टाइल होता है, मतलब कि बाराबर नहीं होता, वो अपनी आगे जो है अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। इसकी मिसाल है म्यूल, जिसे खच्चर कहा जाता है। ये किस तरह से पैदा होता है, कैसे पैदा होता है? ये जो है मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स की क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए से पैदा होता है। ये है हमारे आज के टॉपिक्स के लिहाज से। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन में अपना किरदार अदा किया है। थैंक यू।